सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्वीट गर्ल के बारे में। ये कहानी है एक पति की जो अपनी पत्नी के मौत के बाद हर एक उस आदमी को सजा देना चाहता है जिसे वो गुनहगार मानता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम पुलिस की बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं। ये लोग एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। तभी हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को भी देखते हैं जो ऊपर से नजर रख रहे हैं उस आदमी पे। तभी हम एक ऊंची इमारत पर रे नाम के आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल उसकी एज पर खड़ा है। तब तक यहाँ पर FBI वाले चले आते। तब एक पुलिस ऑफिसर उसे कहती है कि वो अपने आप को इनके हवाले कर दे। वो उसे समझाती है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन रे कहता है कि नहीं, अभी भी मेरा काम बाकी है। और इतना कहने के बाद वो इमारत से नीचे कूद जाता है। तब वो गिरता है पानी में और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में कुछ महीनों पहले। तब हम रे को देखते हैं उसके परिवार के साथ। रे के परिवार में उसकी पत्नी है जिसका नाम है अमांडा और उसकी एक बच्ची है जिसका नाम है रेचल। ये लोग बाहर आए हुए हैं छुट्टियां मनाने की। एक नदी के किनारे ये लोग कैंप लगाते हैं। ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जब रेचल सो जाती है तब रे अमांडा को ही देखता है और रे की आंखों को देख करके हमें पता लगता है कि वो अमांडा से कितना प्यार करता है। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से वापस आते हैं रे को पता लगता है कि अमांडा को कैंसर है और उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर सारी चीजों को चेक करने के बाद बताता है कि एक दवाई है जो कहीं अमांडा को ठीक कर दे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगी और मार्केट में भी अवेलेबल भी नहीं है। तब रे इस बारे में सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन ये लोग अमांडा को बचाने की कोशिश करते हैं। रे और रेचल अपने सारे कामों को हॉस्पिटल में ही करते हैं, यहाँ तक कि बर्थडे सेलिब्रेशन को। इसी बीच हमें पता लगता है कि रे एक बॉक्सर है और वो अपनी बच्ची रेचल को भी ट्रेनिंग देता है। रेचल भी एक बेहतरीन बॉक्सर है। कई बार वो अपने पिता पर भी भारी पड़ती है। इसी बीच जब एक दिन रे वापस आता है तब उसकी बात होती है डॉक्टर से। डॉक्टर कहता है कि जो महंगी दवाई थी बाजार में एक वैसी ही दवाई आ रही, FDA जल्दी उसे अप्रूव कर देगी। वो दवाई बहुत ही सस्ती है, उसे कहीं तुम अफोर्ड कर पाओगे। तब रे इन बातों को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है। जा करके वो इस बात को बताता है अमांडा और रेचल को। तभी यहाँ पर एक नर्स आती और बताती है कि आप लोगों को फॉल्स होप नहीं रखना चाहिए। बड़ी कंपनियां हमेशा ही गेम खेलती हैं और इस बार भी उन लोगों ने गेम खेला है। जो सस्ती दवाई बाजार में आने वाली थी उन लोगों ने उसे बंद करवा दी और पैसे देकर के मालिक का भी मुंह बंद करवा दिया ताकि वो दवाई को बाजार में ना ला सके। तब इन बातों को सुनने के बाद रे भड़क जाता है और जा करके देखता है कि आखिर न्यूज चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं। तब वो इंटरव्यू देखता है उस कंपनी के मालिक का जिसका नाम है साइमन। साइमन से यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस बात कर रहे होते हैं कि आखिर साइमन ने स्ट्रेटेजी क्यों बनाई है। अगर सस्ती दवाइयाँ बाजार में आ जाती तब इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाता। तब साइमन अपने तर्क देने लगता है। जैसे ही रे इन चीजों को देखता है वो कॉल करता है चैनल और कहता है कि मुझे साइमन से बात करनी है। और बात करते वक्त कहता है कि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार है, मुझे वो दवाइयाँ कैसे भी चाहिए। अगर उन दवाइयों के बगैर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं से भी ढूंढ के तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो जाता है अपनी पत्नी के पास। तब देखता है कि रेचल अमांडा को समझा रही कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि अमांडा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। तब रे भी अमांडा को समझाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कमरे से बाहर आता है और फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब अमांडा को कोई नहीं बचा सकता। और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी मरने वाली है और वो कुछ नहीं कर पाया। तभी हमें पता लगता है कि अमांडा की मृत्यु हो गई और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब हमारे सामने 6 महीने बाद का दृश्य आता है और हम रे को देखते हैं बॉक्सिंग रिंग में। वो अभी भी बहुत ही ज्यादा दर्द में है। वो रोज प्रैक्टिस करता है और उसके बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे बहुत सारे बिल्स पड़े हुए हैं जिसको उसने नहीं भरा है। तब रेचल उसे समझाती और कहती है कि हम कुछ जुगाड़ कर लें, आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी रे के फोन पे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है। तब हमें पता लगता है कि रे ने सारे लोगों पे चार्जेस लगाए हैं करप्शन का और ये जर्नलिस्ट भी यही चाहता है कि रे अपने केस को आगे बढ़ाए। वो उससे मिलना चाहता है। तब रे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। वो रेचल को कहता है कि वो घर पे ही रहे और इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है मेट्रो की तरफ। तभी हम देखते हैं कि रेचल उसका पीछा कर रही है। रे जैसे ही मेट्रो के अंदर जाता है रेचल भी चली जाती है। तब रे की मुलाकात होती है उस जर्नलिस्ट से जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन रे को समझाता है कि हमारा केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तुम्हारी पत्नी की मौत हुई और हमें तुम्हारी टेस्टिमोनियल चाहिए। अगर तुम सारी चीजों को सामने ले आओ तब हम साइमन को फंसा सकते हैं। मेरे पास उसके और भी काले धंधों के काले चिट्ठे हैं, हम उन सारी चीजों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और इतना कहने के बाद वो और भी बातें बताने लगता है। दूर से रेचल इन सारी चीजों को देख रही है। तभी यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक चाकू है। वो इन दोनों के पास आता है और मार्टिन को मार देता है और उसे मारते ही रे पर टूट पड़ता है।
तब रे अपने आप को बचाता है, लेकिन ये आदमी बहुत ही ताकतवर है क्योंकि एक पेशेवर कातिल है। वो बार बार हमला करता है रे, तब रे भी उसे पीटता है। एक वक्त के बाद रेचल को लगता है कि उसके पिता को उसकी जरूरत है, तब वो भी जाती है उस आदमी पे हमला करने के। तब वो रेचल पर भी हमला करता है और जैसे ही ये मेट्रो एक स्टेशन पे रुकती है वो रेचल को बाहर फेंक देता है। तब मार्टिन गुस्सा होकर के पीटने लगता है इस कातिल को। वो उसकी बहुत ही जम के धुलाई करता है और धुलाई करने के बाद बाहर आता है अपनी बच्ची को देखने के लिए। तभी वो कातिल खींच करके ले जाता है रे को अंदर और उसे स्टैब कर देता है। स्टैब करने के बाद वो उसे किक मारता है, तब रे आकर के गिर जाता है बाहर। तब तक मेट्रो का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वो कातिल बड़े ही आसानी से यहाँ से चला जाता है। तब रे और रेचल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बेहोश हो जाते। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और अब हमारे सामने आता है 2 साल बाद का दृश्य। तब हम रेचल को देखते हैं बॉक्सिंग करते हुए। रेचल अब एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर बन चुकी है। उसका गुस्सा ही उसकी ताकत है। वो जब अपने अपोनेंट से लड़ रही होती है तब उसकी हालत खराब कर देती है और एक वक्त के बाद उसे हराने के लिए उसे चोक भी करती है ताकि वो फाइटर टैप करे और उस फाइटर को टैप करना पड़ता है। तभी हम डियाना मॉर्गन नाम के एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो भाषण दे रही है और वो साइमन का साथ देने वाली है उसके प्रोडक्ट को और भी बड़ा बनाने के लिए। और यहीं पर हम इनके एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम है विनोद शाह। और जब ये भाषण ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है तब रेचल भी इसे देख रही होती है और वो रे से बात करती है अमांडा के बारे में। ये दोनों सिर्फ अमांडा के बारे में ही बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि दीवार पर इन लोगों ने साइमन से जुड़ी सारी जानकारियों को चिपका करके रखा है। वो बहुत समय से साइमन का पीछा कर रहे हैं। उन्हें हर चीज पता है साइमन के बारे में और अभी इन्हें पता लगा है कि साइमन एक जगह भाषण देने जाने वाला है और रे को लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब वो उसे मार सकता है। तब शाम हो जाती है। शाम में हम सारे गेस्ट को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। तब रे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपनी गाड़ी को पीछे पार्क करता है और पीछे के दरवाजे से आता है। वो जानता है कि अंदर वो गेस्ट बन करके नहीं जा सकता। तब वो स्टाफ के कपड़े पहन लेता है और सबसे पहले जाकर के रेस्टरूम के सामने टैग लगा देता है आउट ऑफ ऑर्डर का, ताकि कोई भी यहाँ पर ना आए। फिर वो जाकर के नजर रखता है साइमन जब अपने भाषण को कंप्लीट करता है तब वो चला जाता है अपने डिनर टेबल और रे तैयार है अब उसे रेस्टरूम तक लाने के। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है। पहले वो शराब भरता है एक ग्लास में और ले जाकर के गिरा देता है उसके कपड़ों पर। तब साइमन को आना पड़ता है वॉशरूम की तरफ, लेकिन उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी हैं। जैसे ही वो रेस्टरूम के नजदीक आता है तब सबसे पहले रे हमला करता है उसके बॉडीगार्ड्स पे। वो सबको बेहोश करके चला आता है अंदर और अंदर आते ही हमला कर देता है साइमन पे। वो अपने चाकू को बाहर निकालता है और उसके गले पर रख करके बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही हिदायत दी थी कि अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने उन दवाइयों को नहीं रोका होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती और तुम्हें भी मैं जिंदा छोड़ता। तब साइमन बातें घुमाने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ मेरी मर्जी से नहीं होती, और भी लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं और मुझे उनकी बात माननी पड़ती। तब रे कहता है कि और कौन है इसमें। तब साइमन यहाँ पर विनोद शाह का नाम लेता है, लेकिन अब रे कुछ करता उससे पहले साइमन के गार्ड्स आकर के उस पर हमला कर देते हैं। तब रे सबसे लड़ने लगता है। वो उनसे बंदूक छीनता है और उन्हें मार देता है। तब अंत में रे की लड़ाई होती है साइमन से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन रे एक प्लास्टिक का बैग उठाता है और उसे दम घोट के मार देता है साइमन को। उसे मारने के बाद वो अपने कपड़े बदलता है और यहाँ से जाने लगता है। घर पहुंचते ही वो रेचल को कहता है कि अपने सारे कपड़ों को पैक कर लो और जरूरत वाली चीजों को, हम शहर छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे उस आदमी को कैसे भी मारना था, मैंने उसे मार दिया। अगर हम यहाँ रहें तब पुलिस वाले हमारे पास आ सकते हैं। फिर ये दोनों पैकिंग करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर कत्ल हुआ है वहाँ पर FBI की टीम चली आती है। उनके पास साइमन का एक गार्ड है। वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। यहीं पर FBI की एक एजेंट है जिसका नाम है सेरा उस आदमी से पूछती है कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। तब वो आदमी कहता है कि मैंने ये बात सुनी थी उसको कहते हुए, साइमन को किसी ने बोला था कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद सेरा वापस आ जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं रे और रेचल को, जो यहाँ से बहुत ही दूर जा रहे हैं। रे ड्राइव कर रहा है और रेचल बैठी हुई है। तभी सेरा अपने ऑफिस में आकर के कहती है कि उन सारे लोगों की डिटेल्स निकालो जितने भी लोगों ने साइमन को धमकी दी थी। तब यहाँ पर इन्हें नाम पता लगता है रे का। जब ये लोग रे को ट्रैक करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि उसकी गाड़ी को देखा गया था उस मॉल के आसपास जहाँ पर साइमन को मारा गया है। तब सेरा सबको कहती है कि हर जगह उसकी गाड़ी को ट्रैक करो। ये लोग जब सारे टोल नाके को ट्रेस करते हैं तब इन्हें पता लग जाता है कि रे की गाड़ी ने आखिर कौन से नाके को क्रॉस किया है और ये खबर पहुंच जाती है कुछ कातिलों के पास। तभी हम रे को देखते हैं जिसने अपनी कार को रोका है एक मोटेल के पास ताकि रात में ये लोग यहाँ पर आराम कर सकें। रे अंदर चला जाता है कमरा लेने के लिए, लेकिन रेचल अभी भी बाहर है। वो एक पेफोन से कॉल करती है सेरा के पास और उसे पूरी बात बताती है कि आखिर रे ने साइमन को क्यों मारा है। रे अभी भी बेकसूर है।
पुलिस वालों को उसका पीछा नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें समझाने लगती है सेरा को। तब सेरा रेचल को अपना नंबर देती है और कहती है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तब तुम मुझे कॉल करना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग तुम्हें बचा सकते हैं। और इतना कहते ही वो पूछती है कि तुम्हारी लोकेशन क्या है। जब रेचल इस बात को सुनती है तो वो फोन रख देती है। तभी हम रे को देखते हैं जो नीचे लॉबी में घूम रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो ऊपर जाता है और अपने कमरे को खोलता है तो देखता है कि रेचल अंदर बैठी है, लेकिन वो नाराज है रे से क्योंकि रे ने उससे ठीक से बात नहीं की। तब रे उसे समझाने लगता है और एक वक्त के बाद ये दोनों सो जाते हैं। रे ने हर जगह घंटियां लगा रखी हैं ताकि यहाँ पर कोई भी आए तो उसे पता लग जाए। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ कातिल आ भी जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं रे को घंटी की आवाज सुनाई पड़ जाती है। तब वो रेचल को उठाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। वो रेचल को भेज देता है दूसरी दिशा में। तभी यह कातिल आकर के हमला करता है। रे भी उसका जम के मुकाबला करता है। वो जानता है कि इन्हें मारना ही पड़ेगा। वो सबसे पहले एक कातिल को ठिकाने लगाता है, फिर यहाँ से एक कुल्हाड़ी उठाता है और जाकर के छुप जाता है अलमारी। तभी उसके पास दूसरा कातिल आता है। वो कुछ करता उससे पहले रे उस पर हमला कर देता है और ये दोनों लड़ते हुए कांच तोड़ करके नीचे गाड़ी के ऊपर गिरते हैं। तब रे यहाँ पर फाइनली इस कातिल को भी मार देता है और रेचल दूर से इस चीज को देखने के बाद शॉक हो जाती है कि आखिर उसका पिता क्या बनते जा रहा है। तब रे इस आदमी की बंदूकें लेता है और वापस चला आता है रेचल के पास। रेचल अब बहुत परेशान हो रही है। तभी दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जो जाती है रे के घर पे और यहाँ उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं। वो समझ जाती है कि रे कितने दिनों से साइमन का पीछा कर रहा था। उसके पास साइमन की हर एक जानकारी थी। तभी उसे पता लगता है कि मोटेल में रे ने 2 और लोग मारा है और वहाँ से एक गाड़ी लेकर के फरार हो चुका है। तभी हम एक कातिल को देखते हैं जिसका नाम है एमो सेंटर्स। एमो अभी एक सेकेंड हैंड गाड़ियों के डीलर के पास आया है। उसे एक वैन पसंद आती है। तब वो जाता है डीलर के पास, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता बल्कि उसे मार देता है और मारने के बाद वैन लेकर के निकल पड़ता है यहाँ से। तभी हम रे को देखते हैं जो बहुत दूर निकल गया है। वो आता है एक बर्फीले जगह पे, फिर वो गाड़ी को साइड में लगाता है और गाड़ी से दूर जाकर के उन कातिलों के फोन को चेक करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इन कातिलों से बार बार विनोद शाह नाम के आदमी ने बात की है। साइमन ने विनोद शाह का ही नाम लिया था। तब वो इंटरनेट पे सर्च करता है विनोद शाह के बारे में और उसे पता लगता है कि उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है पिट्सबर्ग में। तब रे यहाँ का एक पेड़ काटता है और पूरे के पूरे पुल को ब्लॉक कर देता है ताकि आगे कोई ना आ सके और अपनी गाड़ी को जंगल के बीचों बीच ला करके लगा देता है। फिर बंदूक निकालता है और प्रैक्टिस करने लगता है गोली चलाने का, क्योंकि उसे बंदूकों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इसलिए वो अपने आप को बेहतर बना रहा है। तब इन चीजों को देखने के बाद रेचल डर जाती है और कॉल करती है सेरा को और समझाती है कि दिन प्रतिदिन अब रे की हालत खराब होती जा रही है, वो और भी बड़ा कातिल बनते जा रहा है। तब सेरा उसे समझाती और कहती है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अगर तुम चाहो तो उसे रोक सकती है। तब ये बात सेरा को समझ में नहीं आती। इसी बीच हम एमो को देखते हैं जो अपने लिए खतरनाक गोलियां बना रहा है। फिर उन गोलियों को वो शॉटगन में डालता है और बाहर जाकर के जंगल में चलाता है। तब हमें पता लगता है कि ये गोलियां वाकई में खतरनाक हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो आ चुका है विनोद के घर के आगे और रेचल भी यहीं पर है। जैसे ही विनोद घर से बाहर निकलता है रे उसका पीछा करने लगता है। तभी हम यहाँ पर एमो के भी वैन को देखते हैं। जैसे जैसे विनोद के गार्ड्स की गाड़ियां आगे बढ़ती हैं हमें पता लगता है कि रे ने रास्ते में जाल बिछा करके रखा है, तो उनकी कई सारी गाड़ियां पंचर हो जाती हैं, लेकिन बची हुई गाड़ियों को लेकर के विनोद आगे निकलता है। तब तक हम रे को देखते हैं जो पुल के पास आ चुका है और यहाँ आने के बाद वो एंट्रेंस को क्लियर कर देता है। तब विनोद अपनी गाड़ियों को लेकर के जाता है अंदर, लेकिन पुल के अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि बाहर का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। रे यही चाहता था। जब ये लोग पीछे आने लगते हैं तब रे आकर के पीछे से भी रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर एक जेसीबी निकालता है और उससे गार्ड की गाड़ियों को तबाह करता है, लेकिन रे विनोद को मारता उससे पहले यहाँ पर एमो आ जाता है और अपने खतरनाक बंदूक से गोलियां चलाने लगता है। वो यहाँ पर विनोद के गाड़ियों को भी तबाह कर रहा है। तभी रे पकड़ लेता है विनोद को, उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया और कौन कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ। तब विनोद हंसने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले एमो मार देता है विनोद को। तब रे को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो यहाँ से भागने लगता है। वो अपने गाड़ी में बैठता है और दूर जाने लगता है, लेकिन एमो अब इन पे हमला कर रहा है। वो इनके टायर को पंचर कर देता है। तब ये लोग भागते हुए आते हैं एक दुकान पे जहाँ से इन्हें एक ट्रक मिल जाता है। तब ये लोग ट्रक में बैठते हैं और दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। तभी रेचल कहती है कि ये वही वैन है जिस वैन को मैंने पुल के पास देखा था। तब रे समझ जाता है कि ये एमो का ही वैन है। ये लोग पास में गाड़ी लगाते हैं और जाते हैं इसी डाइनर की। तब रे जाकर के बैठ जाता है एमो के पास और कहता है कि तुमने क्यों मारा उसको। तब एमो पूरी बात बताता है कि ये सारे छोटे खिलाड़ी, सबसे बड़ी खिलाड़ी है डायना मॉर्गन। उसी ने बोला था विनोद को मारने ताकि उसका नाम बाहर ना आए।
बिना पॉलिटिशियंस के मदद के शहर में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा अगर कोई विलेन है तो वो सारे पॉलिटिशियंस ही हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद रे जाने लगता है, लेकिन रे के जाने से पहले एमो रेचल को देखता है और उसके घर का एड्रेस बताता है, यानी कि एमो उसके पीछे आएगा। लेकिन ये लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम सेरा को देखते हैं जो रेचल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा की है। तभी उसे पता लगता है कि एक टो ट्रक चोरी हुआ है। तब वो कहती है कि उस ट्रक को हर जगह पर ट्रेस करो और जल्दी इन्हें पता लग जाता है कि वो ट्रक इसी शहर में आ रहा है। तब सेरा अपने सारे लोगों को लगा देती है ट्रक के पीछे और जल्दी ही रे को भी ये बात पता लग जाता है कि सारे पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो पूरे शहर में भागने लगता है। वो इनसे नजर बचाता है और एक जगह पे गाड़ी रोक देता है ताकि रेचल सुरक्षित रहे और खुद भागने लगता है कि स्टेडियम की तरफ और जाकर के चढ़ जाता है स्टेडियम के सबसे ऊपर। ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तब यहाँ पर सेरा भी आ जाती। वो रे पे बंदूक तानती है और कहती है कि अभी भी देरी नहीं हुई, लेकिन सेरा यहाँ पर रे को रेचल कह के बुलाती है। तब रे कहता है कि मैं रेचल नहीं रे हूँ। तब सेरा कहती है कि नहीं तुम रेचल ही। तब हमें असली सच्चाई पता लगती है। रे की मौत उसी मेट्रो के बाहर हो गई थी। तब से रेचल को लगने लगा कि वही रे है। रेचल ही उस होटल में गई थी, उसने ही साइमन को मारा था। उसके बाद से सारे कामों को उसने ही किया है और सेरा बहुत पहले ये बात समझ गई थी कि रेचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका है। जब उसने सेरा को कॉल करके बताया था कि उसके पिता पागल होते जा रहे हैं, तभी सेरा इस बात को समझ गई थी कि रेचल को लगता है कि वो रे है। इसीलिए अब यहाँ पर सेरा समझाने लगती है रेचल को कि अभी भी देरी नहीं हुई है। लेकिन रेचल इन बातों को नहीं सुन, वो पानी में कूद जाती है और अंदर ही बेहोश हो जाती है। तब लॉ इन्फोर्समेंट वाले उसे बाहर निकालते हैं और एक एम्बुलेंस में बैठा के लेकर के जाने देते हैं। लेकिन रास्ते में ही रेचल को होश आ जाता है। फिर होश आते ही वो सब पे हमला करती है और ये वैन पलट जाता है। तब वो बाहर निकलती है और दोबारा इनसे दूर भाग जाती है। अब वो रात बिताने के लिए एक टेबल पर सो रही। तब वो फिर से देखती है कि उसके पिता उसके साथ। लेकिन सुबह सुबह रेचल दोबारा अपने काम पे लग जाती है। उसे डायना मॉर्गन को मारना है क्योंकि आखिरी कल्प्रिट वही है। तब वो जाती है उसके भाषण को सुनने के। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमो भी है और अब रेचल पीछा कर रही है डायना का। डायना अंदर चली जाती है। तब रेचल भी पीछे पीछे जाती है, लेकिन इसी बीच उसे एमो पकड़ लेता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अंत में एमो ले जा करके पटक देता है रेचल को एक फाउंटेन के अंदर और उसे डुबा करके मार देता है। तब रेचल की सांसें बंद होने लगती हैं, लेकिन उसी बीच वो रे की आवाज को सुनती है जो उसे उठने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी स्वीट गर्ल है। तब रेचल उठ करके हमला कर देती है एमो पर। वो उसके चाकू को छीनती है और बार बार उसे स्टैब करती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता और उसे मारने के बाद वापस जाती है ऑफिस की तरफ। तभी हम डायना को देखते हैं। तब रेचल उस पर चाकू तानती है और कहती है कि तुमने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं उन सबको मेरे सामने कबूल करो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है। तब डायना इन सारी बातों को कन्फेस करना शुरू कर देती है। तब अंत में उसे रेचल नहीं मारती, वो बाहर आ जाती है। फिर हमें पता लगता है कि उसने सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है और वो रिकॉर्डिंग को भेज देती है सेरा के पास। सेरा जैसे ही इन सारी चीजों को सुनती है, ये लोग सबसे पहले जा करके डायना को अरेस्ट करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जिसके पास एक नया पासपोर्ट है और बहुत सारे पैसे। तब वो इन सारी चीजों को लेकर के निकल पड़ती है दूसरे देश में जाने। उसके पास एक किताब है जिसके अंदर पूरे परिवार की तस्वीर है। वो अपनी बची हुई जिंदगी इन्हीं मेमोरीज के सहारे बिताने वाली। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।